friends, I hope you all are fine. Today we will read Hindi first chapter 2, लाख की चूड़ियाँ. Before starting the chapter, let's see our thought. Our thought is difficult road often lead to beautiful destinations. कठिन सड़कें अक्सर खूबसूरत स्थलों की ओर ले जाती हैं. अर्थात बच्चों, जिस प्रकार कठिन सड़कें अक्सर खूबसूरत स्थलों की ओर ले जाती हैं, उसी प्रकार कठिन राहें हमें मंजिलों तक पहुंचाती हैं. अतः हमें कठिनाइयों से न डरकर अपने कठिन रास्तों पर चलकर मंजिल की ओर अग्रसर होना चाहिए. बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी सेकंड में भाषा के विषय में चर्चा की थी. भाषा क्या है, उसके रूप, उसका विस्तार, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य के बारे में चर्चा की थी. मैं आशा करती हूँ आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे. अब हम इस क्लास में हिंदी फर्स्ट लाख की चूड़ियों लेसन की चर्चा करेंगे. तो बच्चों, पहले मैं लाख की चूड़ियों की समरी आपको बताना चाहूँगी. समरी अर्थात लाख की चूड़ियाँ कहानी को संक्षेप में बताना चाहूँगी. यह कहानी श्री कामता प्रसाद जी ने लिखी है. लाख की चूड़ियाँ क्या है? लाख एक तरह का पदार्थ होता है. जिस प्रकार प्लास्टिक होती है, शीशा होता है, जिस प्रकार प्लास्टिक की चूड़ियाँ बनती हैं, उसी प्रकार पहले लाख की चूड़ियाँ बना करती थी और आजकल शादी ब्याह के अवसर पर लाख की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं. लेखक बताना चाहते हैं कि किस तरह अब गांव-गांव में शहरीकरण हो गया है. लोग पहले काम हाथ से किया करते थे, लेकिन अब मशीनों का युग आ गया है, जिसके कारण मजदूर और किसान आज निकम्मे हो गए हैं. उनका रोजगार छिन गया है, उनको काम नहीं मिलता है और बहुत से अच्छे कलाकार हैं जो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे हाथ से, आज वो बेरोजगार हो गए हैं. तो इस पाठ में लेखक बताना चाहता है कि ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं जो सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करते थे. आज जो है औद्योगिकीकरण हो जाने के कारण वो बेरोजगार हो गए हैं. साथ ही ऐसी ऐसी कथाएं उससे जुड़ी हुई हैं कि लेखक जब गांव जाया करता था तो वो पास पड़ोस में और लोग बहुत ही उससे प्रेम से मिलते थे. उसके गांव में आज जो है वो सब स्वार्थी हो गए हैं. पहला जैसा माहौल नहीं रह गया है. तो इस कहानी में ये दिखाया गया है कि लेखक अपने मामा के घर गया है. जैसा कि सारे बच्चे मामा के घर, दादा दादी के घर छुट्टी में जाते हैं, तो लेखक जब भी छुट्टी होती थी अपने मामा के घर जाते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत ही अच्छा लगता था. पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं रहता था, केवल वहाँ खेलना कूदना मौज मस्ती करना रहता था. और जब वो वहाँ जाते थे, वहाँ उन्हें बदलू नाम के कलाकार मिलते थे जो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे. लेखक वहाँ घंटों बैठा रहा करते थे. तो इस कहानी में बताया गया है कि लेखक कहते हैं कि बदलू मुझे सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना के देता था. जब वो चूड़ियाँ बनाते थे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बचते थे, तो वो खेलने के लिए मुझे उस लाख की चूड़ियों के टुकड़े गोली के रूप में बना के हमें दिया करते थे. तो मैं उससे खेला करता था. तो उसके मामा के घर जाने की रुचि यह थी कि जब वो मामा के घर से वापस आता था तो लाख की रंग बिरंगी बहुत सारी उसके पास गोलियां हुआ करती थी और वह सबको दिखाता था. वैसे तो लेखक जब मामा घर जाता था तो उसको सबको मामा के नाम से संबोधित करना चाहिए था, लेकिन वो उसको बदलू काका कहता था. क्योंकि जहाँ मामा के घर जब हम जाते हैं तो वहाँ जितने भी होते हैं उनको मामा या नाना कहते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे बदलू को काका कहा करते थे. तो इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू काका ही कहा करता था. और यहाँ भी बता रहा है कि बदलू का मकान कुछ ऊंचे पे बना हुआ था.
कुछ ऊंचाई पर बना हुआ उनका मकान था। मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था, उसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करते थे। नीम का वृक्ष था, छाँव रहती थी, ठंडी ठंडी हवा चलती थी और बदलू वहाँ बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। बगल में भट्टी जलती रहती थी। भट्टी का मतलब बगल में पास में आग की भट्टी जला करती थी, जिसमें वो लाख को पिघलाया करता था। लाख को पहले पिघलाना पड़ता है, फिर उससे नए आकार में रंग बिरंगे चूड़ियाँ बनाया करते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट था, लकड़ी का चौकोर एक टुकड़ा बना रहता था, जिसपे लाख के मुलायम होने पर उसको सलाखों के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता था। अर्थात लाख कहते हैं धातु की एक छड़ होती है, जिसमें बेलन के आकार का उसमें होता था, वो उसमें गोल गोल आकार उसको देते थे तथा चूड़ी बनाते थे। वहाँ बेलन व मुंगेरियाँ रखी रहती थी। आगे मुंगेरियाँ होती है जो आगे से कुछ पतली होती है, पीछे से कुछ मोटी होती है। बेलन आकार की मुंगेरियाँ रखी करती थी। मुंगेरियों का मतलब लकड़ी जो बेलन के समान होती है। लाख के समान आकार देखकर उसको मुंगेरियों पे चढ़ाकर गोल गोल चूड़ियाँ तैयार की जाती थी। लाख को उसमें मुंगेरी में लगा के चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब एक एक करके वो क्या करता था कि चूड़ियाँ बनाता था, एक एक करके, फिर उस पर रंग करता था, फिर वो चूड़ियाँ तैयार करता था, फिर वो उस पर कलर करता था। बबलू ये काम साधारण मछिया पे बैठ के किया करता था, जो कि बहुत ही पुरानी थी। मछिया अर्थात खटिया को कहते हैं। तो बबलू उसी पे बैठ के काम किया करता था और बदगन में उनका हुक्का रखा रहता था, जिसे वो बीच बीच में पीते रहते थे। गांव में दोपहर का समय अधिकतर लेखक का बदलू के साथ ही बीतता था। वो मुझे लेखक को लल्ला कहा करते थे और लेखक के पहुंचते ही उनके लिए मछियाँ मंगा देते थे और उन पर बैठ जाते थे। और लेखक कह रहा है मैं घंटों बैठे बैठे उन्हें इस तरह की चूड़ियाँ बनाते हुए देखा करता था। बदलू को ये सब बहुत ही पसंद था। वो लगभग 4-6 चूड़ियाँ बना लेता था, क्योंकि ये काम मेहनत का होता है, इसलिए 4-6 चूड़ियाँ ही हाथ से बन पाती थी। पूरा जोड़ा बन जाने के बाद उसको बेलन पे चढ़ाकर कुछ क्षण उसे देखता रहता था। जब लेखक बदलू चूड़ियाँ तैयार कर लेते थे तो उसको रंग करके घंटों उसको देखा करते थे, निहारते रहते थे, क्योंकि वह देखने में काफ़ी सुंदर लगते थे। क्योंकि उसे एहसास होता था कि मैंने बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ तैयार की है, इसलिए वो उससे निहारता रहता था। और उसे लगता था कि जब बेलन में वो चूड़ियाँ लगाता था तो उसे लगता था कि नई दुल्हन की कलाइयों में उसने सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लगाई हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार बोलते हैं चूड़ी बनाने वाले को। चूड़ी बनाने वाले को मनिहार कहते हैं। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मतलब पिता के समय से ही यह व्यवसाय वो कर रहा था। उनके पिताजी जो हैं वो शुरू से ही यह काम, दादाजी और पिताजी ये शुरू से ही काम करते रहते थे मनिहार का, इसलिए उसे पैतृक व्यवसाय कहते हैं। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई सुंदर चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो उसकी द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ सब स्त्रियाँ पहनती थी और उस स्त्रियों को और आसपास के गांव के लोग भी उस चूड़ियों को ले जाया करते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से नहीं बेचता था। वह जैसे अब हम कोई भी सामान खरीदते हैं पैसे से खरीदते हैं, लेकिन उस समय पैसा नहीं हुआ करता था। उस समय वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। इसे वस्तु विनिमय कहते थे। जैसे घर में जो अनाज होता था उस अनाज के बदले सामान देकर उसको कोई भी सामान दिया जाता था। जैसे घर की औरतें ज्वार, मक्की, गेहूँ, बाजरा आदि तौल करके देती थी और उसके बदले में वह चूड़ियाँ दिया करता था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था।
बहुत ही सरल था। लेखक कह रहा है मैंने कभी भी उसे कभी नहीं झड़क करते देखा, कभी वो लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं करता था। हाँ, शादी ब्याह के अवसर में वो ज़रूर जिद पकड़ लेता था। जब शादी ब्याह का अवसर होता था तो वो जिद पकड़ लेता था कि जीवन भर चाहे वो उससे मुफ्त में ही चूड़ियाँ ले, लेकिन शादी के अवसर पर वो मनमाने पैसे उससे मांगता था। और क्योंकि वो जानता था कि ये वह समय है जब मेहनत का उन्हें पूरी कमाई मिलेगी। अर्थात सुहाग के जोड़े का महत्व होता है। शादी ब्याह के अवसर पर चूड़ियाँ बड़े ही शौक से लोग खरीदते हैं और उस समय उनको मुँह मांगे दाम मिल जाते हैं। और उनकी पत्नी के लिए भी साड़ियाँ लोग उसे दे दिया करते थे उस अवसर पे। लड़की के विवाह पर जरा सी विवाद पे जब वो बिगड़ गया था तो उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लेखक बताता है कि एक बार जब देखा था उन्होंने कि बदलू थोड़ा सा किसी की शादी पे बिगड़ गया था विवाह के अवसर पर, क्योंकि उसे कोई मुँह मांगा पैसा नहीं दे रहा था। तो इस जोड़े का मूल्य उस समय बहुत होता था और उसे उसकी घरवाली को इस समय बहुत सारे वस्त्र मिलते थे। और विवाह ही एक ऐसा अवसर था जब बदलू अपनी मनमानी चीज़ें मांग लिया करता था। घरवाली के लिए कपड़े ले लिया करता था, ढेर सारा अनाज ले लिया करता था, उसको एक पगड़ी भी मिल जाती थी, रुपए भी मिल जाते थे और सबसे पे बहुत ही खुश वो दिखाई देता था। अगर बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। जब वो किसी को कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। यदि किसी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वो अंदर ही अंदर वो कुड़ जाता था, गुस्से में आ जाता था और दो चार बात भी सुना दिया करता था। मुझसे तो वो घंटों बात किया करता था। लेखक कहते हैं कि मुझसे तो वो घंटों भर बात किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में बात किया करता था, कभी मेरे घर परिवार के में बात किया करते थे और हमेशा वो पूछा करते थे कि घर परिवार में वो कौन है, कैसे हैं और कैसे रहते हैं। अर्थात लेखक को ये सब उनको बताना बहुत अच्छा लगता था। लेखक उनसे कहता था कि शहर में तो लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो कहता था कि शहर की तो कुछ और ही बात है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ के सड़कों पे घूमती हैं, शहरी की बात ही छोड़ो। वो कहता था कि वहाँ तो लाज लिहाज नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, वहाँ तो औरतें अपने पति के साथ हाथ पकड़ कर घूमती थी और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, तो अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके मोच ना आ जाए। तो ऐसा वो व्यंग हंसी मजाक में करता था। लेखक कहते हैं कि लेखक जब बदलू के पास जाता था तो बदलू क्या करता था कि बदलू जो है लेखक की बहुत सारी खातिर करता था। वो जो गाय का दूध होता था वो लेखक के लिए मलाई निकाल के रखते थे और आम की फसल में रोज ही उनके यहाँ 2-4 आम वो लेखक के लिए रखता था जो कि लेखक खाता था। लेखक को वहाँ बहुत ही प्यार मिलता था। बदलू के पास जाने के पास उसे बहुत ही अपनापन लगता था, जैसे उसे लगता था कि वो अपने घर में आ गया है, क्योंकि वो बहुत प्यार से बात किया करता था और खाने पीने का सामान उसके लिए रखा किया करते थे और उसे दिया करते थे। इन सब बातों कहते वह लेखक को इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि लगभग रोज वो 1-2 गोलियां लेखक के लिए बना देता था। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चों को खेलना पसंद होता है और वो उसे लाख की गोलियां बना के दिया करता था, इसीलिए लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। वो लेखक हर गर्मी की छुट्टी में वहाँ पे मामा के घर जाता था और 1-8 महीने वहाँ पे रहता था। स्कूल खुलने के समय पे वो वापस आता था, परंतु 2-3 बार ही मैं लेखक कहता मैं अपने मामा के घर गया था। तभी क्या हुआ कि लेखक 2-3 बार ही अपने मामा के घर गया था कि उनके पिता का ट्रांसफ़र हो गया, बदली हो गई और एक लंबी अवधि समय तक वो मामा के घर नहीं जा पाया। जब वो 8-10 वर्ष के बाद वहाँ पहुँचता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, तभी उसे बदलू की याद आ जाती है, क्योंकि 8-10 वर्ष के बाद वो वहाँ पहुँचता है तो उसे लगता है कि
उसे लगता है देखकर कि सबके हाथों में कांच की चूड़ियाँ हैं, तो वो लाख की चूड़ियाँ उसको याद आती थी जब देखता था, तो वो बदलू से मिलने ये सोच के चला जाता है। तब एक दिन सहसा उसको लाख की चूड़ियाँ किसी के हाथ में दिखाई देती है और उसे बदलू का ध्यान आ जाता है। और एक दिन उसके बरसात के दिन में मामा की लड़की जो है आंगन में गिर गई और उसके हाथ में कलाई में कांच की चूड़ियाँ घुसकर चोट लग गई, उससे उसके खून बहने लगा। तो लेखक को उसको बैंडेज करना पड़ा। तभी सहसा उसको याद आया कि कांच की चूड़ियाँ जब उसके हाथ में गड़ गई तो उसे बदलू की याद आई, क्योंकि बदलू हमेशा कहा करता था कि कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं होती है। तो वो शाम के समय बदलू के समय घर चले जाते हैं और बदलू वहीं चौतरे के पास नीम के पेड़ के नीचे खाट पे सोया हुआ दिखाई देता है। नमस्ते बदलू काका, लेखक कहता है। लेखक बदलू काका को नमस्ते कहता है और बदलू कहता है नमस्ते भैया, और वो उठ के बैठ जाता है। लेकिन वो उस लेखक को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वो लेखक को देखता है, इसीलिए बदलू उसको पहचान नहीं पाता है। तो वो कहता है कि मैं हूँ जनार्दन काका, मैं आपके पास से गोलियाँ बनवा के ले जाता था, मैं बचपन में यहाँ पे आता था। फिर लेखक जो भी बचपन की बातें थी वो बदलू काका को बताता है और बताता है कि वो बचपन में उसे लाख की गोलियाँ दिया करता था। ये सारी बात बताने के बाद बदलू उसे पहचान जाता है। फिर बदलू चुप हो गया ये सुन के, जैसे मानो कि वह पहले की बातें सोचने लगा हो और धीरे धीरे उन दिनों की याद करने लगा हो जब लेखक उनके पास आया करते थे। तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। तब उसको याद आ गई कि मैं उसे लल्ला कहकर संबोधित किया करता था। वो कहता है बहुत दिन बाद आए लल्ला, और वो लेखक जवाब देते हैं कि हाँ इधर आना नहीं हो पाया, ये कहते हुए चारपाई पे बैठ जाता है। फिर लेखक इधर उधर दृष्टि दौड़ाता है, उसको लेखक को कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आता, ना बट्टी नज़र आती है ना मछलियाँ नज़र आती है। लेखक देख रहा है तो उसको कुछ आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो काका से पूछता है कि आजकल काम आप नहीं करते हैं? तो इस पर बदलू बोलता है, नहीं लल्ला, काम तो कई साल पहले ही बंद हो गया। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गाँव में कांच का प्रचार हो गया है, अब कोई लाख की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करता। तो कुछ देर चुप रहने के बाद वो कहता है मशीनी युग है ना, सारा काम लल्ला इस समय मशीन से ही हो रहा है, हाथ से कोई काम नहीं हो रहा, खेत भी मशीनों द्वारा ही जोते जा रहे हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। अब तो मशीन तो रंग बिरंगी चूड़ियाँ बना रही हैं और ये काम तो हाथ से हो नहीं सकता। लेकिन कांच बहुत खतरनाक होता है। इस पर बदलू कहता है कि कांच तो बहुत खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, तो बहुत ही नाजुक चीज़ होती है कांच। ये कहते कहते उसको खांसी आ जाती है और वो देर तक खांसता रहता है। लेखक को लगता है कि बदलू को दमा हो गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर पहले जैसा नहीं रह गया है, क्योंकि वो शरीर से बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा था। हाथ और माथे पे नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने लेखक की शंका भांप ली और वो जब खांस रहे थे तो उसको लगा कि लेखक को लग रहा होगा कि उसे दमा हो गया होगा। तो उसने कहा कि मुझे दमा नहीं हुआ है, मैं तो ऐसे ही खांस रहा हूँ, 10-15 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा, ये साधारण सी खांसी है। फिर लेखक चुप हो जाता है। लेखक सोचता है उनके अंदर बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है। जो काम करने की उनके अंदर लगन थी और काफ़ी अच्छे वो कलाकार थे, कुछ तो व्यथा उनके अंदर छुपी हुई है, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, घर बैठे हुए हैं, कुछ तो दुख उनके अंदर ज़रूर छुपा होगा। वो कुछ देर तक सोचता रहा लेखक कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। मशीनी युग जो है बहुत लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जो लोग हाथ से काम किया करते थे उनका काम बंद हो जाने के कारण उनके परिवार में कितना संकट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक एक पैसे के लिए वो मोहताज हो गए हैं, तरस रहे हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, घर पे निठल्ले जैसे बैठे रहते हैं।
दिन पर दिन वो कमज़ोर होते चले जाते हैं, क्योंकि पैसा हाथ में होता है तो इंसान ठीक से खाना पानी खाता है। लेकिन कुछ देर फिर शांति रही, लेकिन वो शांति उस लेखक को अच्छी नहीं लगी। फिर लेखक कहता है, आम की फसल इस बार कैसी रही काका? कुछ देर पश्चात विषय बदलते हुए लेखक ने पूछा, अच्छी हुई है लल्ला। बदलू कह रहा, अच्छी हुई लल्ला। फिर उसने ये उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर लेखक की ओर देखकर बोला, माफ़ करना लल्ला, मैं आम खिलाना तुम्हें तो भूल ही गया था। क्योंकि जब भी लेखक पहले पहुंचता था तो वह बदलू उसे आम जरूर खिलाया करता था। तो वो कहता है कि मुझे दुख है, मैं तो तुम्हें आम खिलाना भूल गया। इस पर लेखक कहता है, इस बार तो मैंने आम बहुत खाया है। और तो बदलू कहता है कि इस बार मैं बिना आम खिलाए तुम्हें कैसे जाने दूंगा। इस पर बदलू काका बोलते हैं कि मैं मतलब तुम्हें कैसे आम खिलाए बिना जाने दूंगा। इस पर लेखक चुप हो जाते हैं और वो दिन याद करने लगते हैं जब बदलू काका उनके लिए मलाई बचा बचा के रखते थे, आम खिलाया करते थे। उन दिनों को याद करते हुए लेखक को खो जाते हैं। गाय तो अच्छी है ना काका? लेखक ने पूछा। तो बदलू काका बोलते हैं, नहीं, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हो गए बेच दी, कहाँ से खिलाता गाय को? गाय को खिलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। यहाँ पर बदलू बोलते हैं, मैं पैसे के अभाव के कारण गाय को बेच दिया। लेखक को महसूस हो रहा था, लेखक बहुत अनमना सा हो गया था। और इतने में वो उसकी बेटी जो है लेखक की, वो ढेर सारे आम डलिया में लेकर आ गई है। तो लेखक कहता है, मैं इतने आम कहाँ से खा पाऊँगा? लेखक बोलता है, मैं इतने आम नहीं खा पाऊँगा। तो बदलू हंस पड़ता है, कहता है, तुम तो शहर के हो ना, तुम्हारी उम्र का तो था मैं, तो इससे चौगुना आम मैं खा जाता था। तो बदलू हंसते हुए इस बात को बोल जाता था कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुना आम खा जाता था। तो लेखक ने उत्तर दिया, आप लोग की बात तो और ही है। फिर वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दे दो। सिंदूरी वाली देना। सिंदूरी एक आम होता है जो बहुत ही ऊपर से लाल लाल दिखाई देता है। तो बोलता है कि सिंदूरी वाली आम दे दो, देखो लल्ला कैसे हैं, इसमें इसी साल इसका पेड़ तैयार हुआ है और पहली बार पेड़ पे ये सिंदूरी आम आए हैं। ये आम का नाम होता है सिंदूरी आम। रज्जो ने 4-5 आम छांट कर उसको लेखक को दे दिए। और आम लेने के लिए जब लेखक ने हाथ बढ़ाया तो कुछ देर लेखक की निगाहें उनके रज्जो के हाथों पर रुक जाती है। गोरी गोरी सुंदर से हाथों पे लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेखक देख रहे थे कि कितनी सारी सुंदर लाख की चूड़ियाँ उसके हाथों में सुंदर लग रही है। बदलू ने उसको, लेखक को ये देखते हुए देख लिया और बोला कि आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था, ये आखिरी जोड़ा लाख की चूड़ियाँ हैं जो मैंने बनाई थी। उसी समय मशीन आ गई और मेरा रोजगार बंद हो गया और मैंने ये चूड़ियाँ अपनी बेटी को दे दी। यहाँ पे बता रहे हैं कि जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर यह आखिरी जोड़ा बनाया गया था, लेकिन वो मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। 10 आने पैसे मुझे केवल दे रहे थे, तो मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। क्योंकि इतनी सारी मेहनत लगने के बाद भी जब 10 आने पैसे मिल रहे हैं तो मुझे काफ़ी कष्ट महसूस हुआ। और वो बोले कि आप शहर से खरीद लीजिए। और उन्होंने चूड़ी नहीं दी और यही चूड़ी अपनी बेटी को दे दी और वो बेटी उनकी वो चूड़ी पहनी हुई है। लेखक ने आम को खा लिया। फिर थोड़ी देर पश्चात वो बैठने के बाद लेखक वहाँ से चला गया। लेखक कहता है, मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। इस बात से उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हुई कि जो बदलू हैं वो परिस्थिति को देखते हुए हार नहीं मानी और जमींदार साहब को 10 पैसे में चूड़ी नहीं दिए।
क्योंकि उस चूड़ी को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी। तो ये सुनकर लेखक को बहुत प्रसन्नता हुई कि वो हार के भी उसने हार नहीं मानी। चाहे कितनी ही उसे पैसे की कमी थी, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था। वो एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व वाला था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह आसानी से टूटने वाला नहीं था। वह एक संवेदनशील और दृढ़शील व्यक्ति था। वह हार मानने वाला नहीं था। वह हर परिस्थिति में खुश रहना जानते थे। तो इस तरह हमने कहानी की समरी देख ली है। अब इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका आंसर यह है कि लेखक बदलू मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि उन्हें वहां पे जाने में काफ़ी दिलचस्पी रहती थी। क्योंकि वहां रहने वाला बदलू बनियार जो चूड़ी बनाने वाला होता है, वो उसका रंग बिरंगी गोलियां देना उसे बहुत ही पसंद था। तो मामा के घर जब पहुंचता था तो बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था। लाख एक तरह का पदार्थ होता है जिससे चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो उसमें जो भी टुकड़ा बचता था उसकी गोलियां बनाकर वह लेखक को देता था और लेखक उस गोलियों को लेकर खेला करते थे और बच्चों को दिखाते थे, जिससे बच्चे काफ़ी प्रभावित हो जाते थे। क्योंकि बच्चों को ऐसी रंग बिरंगी चीज़ों से खेलना पसंद हुआ करता था। क्योंकि पहले के ज़माने में टीवी वगैरह तो होती नहीं थी, तो इसीलिए वो उनसे बदलू मामा की जगह बदलू काका कहा करते थे। क्योंकि वहाँ पे सब उसे बदलू काका कहते थे। इसीलिए सब लोग की देखा देखी वो भी लेखक को बदलू काका कहते थे और बदलू को वहाँ रहना बहुत ही पसंद आता था। क्योंकि वहाँ पे बदलू काका जैसे प्यार करने वाले व्यक्ति मिले थे जो उसकी हर एक भावना की कद्र करते थे। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसका आंसर है, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जाती है। अर्थात वस्तु विनिमय वह होता है जो मुद्रा के द्वारा नहीं किया जाता है। मुद्रा के द्वारा कोई चीज़ नहीं ली जाती थी। पहले के समय में कोई भी सामान धान या गेहूँ, मक्का या बाजरा आदि देकर कोई भी सामान खरीदते थे। उस समय पैसे नहीं दिए जाते थे। उस समय लोग कोई भी सामान खरीदने के लिए अनाज देकर उससे खरीदते थे। उसी को वस्तु विनिमय कहते थे। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु देकर खरीद फरोख्त की जाती है, जिसमें पैसे की बजाय वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन करते हैं, वो वस्तु विनिमय होती है। उस समय क्या होता था कि कोई भी चीज़ खरीदने के लिए घर से अनाज या कोई भी कॉस्टली सामान खरीद रहे हो, तो कुछ किसी के पास जेवर हो तो वो देकर सामान ले लेते थे। कोई अगर घर में वस्तु पड़ी होती थी जो उसके काम की नहीं होती थी, कोई भी बर्तन हो या कुछ जो भी यूज़ नहीं करना चाहते थे और पैसे की कमी है, तो लोग उसे देकर भी सामान खरीद लेते थे। बदले समाज में बदले आज वस्तुएं नहीं खरीदी जाती है। आज ये प्रचलन नहीं है क्योंकि आज ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए आज विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा है। आजकल खरीदने का साधन मुद्रा है। मुद्रा अर्थात रुपए है। तीसरा प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है मशीनी युग। मशीनी युग किसको कहते हैं? आजकल जो भी काम हो रहा है मशीन से ही हो रहा है। जैसे कि आटा पीसना, पहले क्या होता था, गेहूँ चक्की, घर में ही चक्की रहती थी, औरतें लोग उसी चक्की से अब गेहूँ डाल के आटा पीसती थी और चावल तैयार करती थी, चावल का आटा तैयार करती थी। उस समय ऐसा था। लेकिन आजकल क्या है कि हर काम मशीनों के द्वारा हो रहा है। पहले क्या था कि छोटा सा काम होता था, चाहे मसाला ही पीसना हो तो सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था। लेकिन आजकल मिक्सर आ गई है, मिक्सर से ही मसाला पीसा जाता है। तो आजकल क्या हो गया, इस तरीके से मशीनी युग आ गया है और जिससे मजदूर लोग जो हैं उनके काम बंद हो गए हैं।
उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार हो गए हैं। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने बेरोजगारी की ओर संकेत किया है, और यह संकेत इस माध्यम से किया गया है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जो बहुत सारे चीज़ें बनाते थे, आज वो मशीनी युग होने के कारण आज उनके काम बंद हो गए हैं और वे बेरोजगार हो गए हैं और वो घर में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए कुछ ही मशीनें काफ़ी हैं। ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जा रहे हैं, जो बेरोजगार होकर भूखे मरने के कगार पे पहुंच जा रहे हैं। आज इस तरह से भुखमरी, चारों तरफ से गरीबी फैलती जा रही है, क्योंकि मशीन हो जाने के कारण उनको कोई भी काम नहीं मिल रहा। कारीगरों की इसी व्यथा की ओर पाठ में संकेत किया गया है। पाठ में ये बताया गया कि कुशल कारीगर आज घर बैठे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, जिस प्रकार उनके घर में खाना भी नहीं बन पाता ढंग से 2 टाइम। इस पाठ के माध्यम से ये दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो कि लेखक से छिपी ना रह सकी। इसका आंसर है, चूड़ियाँ बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छीन चुका था। मतलब इतने अच्छे कारीगर थे बदलू, और इतना उनका उस समय चूड़ी बिकता था, आसपास के गांव में भी बिकती थी, उनका प्रचार हो जाता था कि बदलू इतनी अच्छी चूड़ियाँ बनाता है। लेकिन क्या हो गया कि मशीन आ जाने के कारण उनका काम ठप पड़ गया है और वो काफ़ी बेरोजगार हो गए हैं, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए और लाचार हो गए हैं। जिस कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी, वो उसे आज हर ओर वही दिखाई दे रही है, और बदलू जहाँ भी देखता है उसे कांच की चूड़ियाँ ही औरतों के हाथ में नज़र आती हैं, और मुश्किल से ही कहीं लाख की चूड़ियाँ उसे नज़र आ रही हैं। और कारीगरी के बदले सुंदरता को और चमक को महत्व दिया जा रहा है। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। इस पाठ में इस बात की ओर संकेत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। इसका आंसर है, मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया। जो अच्छा खासा बदलू काम में होशियार था, मशीन आ जाने के कारण उसका काम ठप पड़ गया और वो बेरोजगार हो गया और काफ़ी बीमार भी होने लगा, क्योंकि बीमारी के लिए उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे की कमी थी, उसके पास पैसे का अभाव था और उसका जीवन गरीबी में उसे बिताना पड़ रहा है। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, वह वृद्ध हो गया, उसके माथे पे उम्र से पहले ही लकीरें उभर आई हैं। इस पाठ के माध्यम से यही दिखाया गया है कि आज जो कुशल कारीगर हैं, व्यक्ति हैं जो कि बहुत कुछ जानते थे, अपनी कलाकारी में निपुण थे, वो आज घर में बैठे हुए हैं और उनकी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा सा छा रहा है, और चारों तरफ देखता है तो उसे चारों तरफ मशीन ही दिखाई देती है और उसके पास हुनर रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब आगे हम देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 2 या 3 नंबर का, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य कहाँ करता था। बदलू मकान के सामने नीम का पेड़ था, उसी के नीचे बदलू लाख बनाने की पिघलाने की भट्टी के बगल में बैठकर चूड़ियाँ बनाया करता था। दूसरा प्रश्न है, तुम कैसे कह सकते हो कि बदलू कुशल कारीगर था चूड़ियाँ बनाने वाला। इसका आंसर है, बदलू की बनाई चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर होती थी। उस गांव की सभी महिलाएं उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग बनाई चूड़ियाँ ले जाया करते थे। कोई भी शादी ब्याह का मौका होता था, कोई भी फंक्शन होता था, बदलू के यहाँ से लोग चूड़ियाँ ले जाया करते थे। इससे पता चलता है कि बदलू कुशल कारीगर था। मंगला पब्लिक स्कूल 89। आगे प्रश्न है, बदलू का स्वभाव कैसा था। इसका आंसर ऐसे है कि बदलू एक कुशल कारीगर था। वह पैसों के बदले चूड़ियाँ नहीं बेचा करता था, वो वस्तु के बदले चूड़ियाँ दे दिया करता था, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय का प्रचलन था, वस्तु देकर ही चूड़ियाँ खरीदी जाती थी। लेखक ने कभी भी उसे कभी झगड़ा करते नहीं देखा था, और बदलू काफ़ी सीधा साधा इंसान था और सबको इज्जत और प्रेम दिया करता था, इसलिए लेखक भी वहाँ जाया करता था और
लेखक को भी बदलू प्रेम किया करता था। नंबर 4 क्वेश्चन, इस घटना ने लेखक को अचानक बदलू की याद दिला दी। एक दिन बरसात के दिनों में लेखक के मामा की लड़की फिसल के गिर गई और कांच की चूड़ियाँ उसके हाथ में चुभ के खून निकलने लगा। उसकी मरहम पट्टी लेखक ने कराई। उसको देखकर उसे बदलू की याद आ गई। इसके आगे क्वेश्चन है कि बदलू से मिलकर उसकी प्रसन्नता का क्या कारण था। जब लेखक बदलू से मिलकर लौट रहा था वो इसलिए प्रसन्न था क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियाँ होने के बाद भी, बदलू का काम ठप पड़ने के बाद भी वह हतोत्साहित नहीं हुआ था, उसने हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि जो आसानी से टूट जाए, और वो कभी कर्तव्यनिष्ठ और मजबूत इरादों वाला व्यक्ति था। बदलू, अगला प्रश्न है, बदलू द्वारा कांच की चूड़ियाँ बनाने का वर्णन कीजिए। बदलू नीम के पेड़ के नीचे भट्टी के पास लाख पिघलाता था। मुलायम होने पर उसे पतला करके चूड़ियों का आकार देता था। फिर उसे बेलन नुमा डंडे पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाया करता था। जब पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन जाती थी तो उसमें रंग बिरंगे रंग भर देता था। आगे प्रश्न है कि मशीनी युग ने किस प्रकार छोटे कारीगरों को प्रभावित किया है। लाख की चूड़ियों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है मशीनी युग ने औद्योगिक युग में क्रांति परिवर्तन तो लाया है, लेकिन जो भी मजदूर, किसान, छोटे छोटे कारीगर हैं उनको सब ठप पड़ गया है, उनको बेरोजगार कर दिया है, और इस वजह से वो बेरोजगारी के कारण उनके पास भूखे मरने की नौबत आ गई है, भुखमरी का शिकार हो गए हैं वो। उनका जो हुनर है आज उनका कोई हुनर काम का नहीं रह गया है। इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ का सारांश देखा कि किस तरीके से मशीनों के आने से बदलू का जीवन एकदम बेरोजगारी में डूब गया। ये इस पाठ का सारांश है। बदलू के जो लेखक है बदलू के माध्यम से मशीनी युग का वर्णन कर रहा है कि मशीनों के आ जाने से बेरोजगारी की स्थिति हो गई है, कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। और इसका अभ्यास प्रश्न भी देखें। अब इसमें चाहे जिस तरह के प्रश्न आ जाए, चाहे रिक्त स्थान आ जाए, चाहे क्वेश्चन आंसर आ जाए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाए, आप अगर स्टोरी आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों इसका मैं सब पीडीएफ बना के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ वगैरह का पीडीएफ बना के भेजूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करना होगा। रिक्त स्थान वगैरह मैं नहीं भेजूंगी क्योंकि वो आपको मैं कहीं से भी बुक से कहीं से भी दूंगी, वो आपको करना होगा। क्योंकि अगर आपने लेसन सही से रीड किया है तो उसको आपको करना होगा। क्योंकि अगर मैं अभी से आप ये हैबिट नहीं डालोगे, हर चीज़ को डीपली पढ़ने की हैबिट नहीं डालोगे, तो आगे आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। अच्छा बच्चों, फिर थैंक यू।